हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसवानी क्लासेस। बच्चों, आज की हमारी क्लास होगी प्रथम साम्राज्य, चैप्टर 9। इसमें हमें अशोक के बारे में पढ़ना है, उसका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे। मैंने 16 महाजनपद के बारे में पहले आपको पढ़ाया है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है 16 महाजनपद। ये सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य एक दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे बिंदुसार ने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करके और साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने। तो ऐसे ही धीरे धीरे या तो राज्य को जीत कर या फिर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना यानी पाटलिपुत्र है। इसके साम्राज्य की जो राजधानी है अशोक की, वो आज का पटना है। जो आज का पटना वह उसी का नाम पहले पाटलिपुत्र था और वो अशोक की राजधानी थी। अपने पिता यानी कि अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे, और अशोक जब राजा बना था तो वो 273 ईसा पूर्व पहले राजा बना था। ठीक है। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और 2300 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पहले, आज से 2300 वर्ष पहले, ईसा पूर्व नहीं, 2300, आज से 2300 वर्ष पहले। ठीक है। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। ये ऊपर वाले जो मानचित्र हमने देखा है इसमें अनेक नगर हैं, यही बताया हुआ है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था, ये जो तक्षशिला है, ये उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला के बारे में क्या देखा हमने कि उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्प रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त, क्योंकि घनानंद एक अयोग्य शासक था, इसलिए घनानंद को हराकर और चंद्रगुप्त सम्राट बनता है मगध का। तो वही है कि नंद साम्राज्य का जो मेन क्षेत्र था ना, वही ये मौर्य का मूल क्षेत्र था। बाद में उन्होंने विजय प्राप्त की और मिलाते गए अपने साम्राज्य में। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य था इनका। उत्तर मध्य भारत का मुख्य हिस्सा भी शामिल था, और पश्चिमोत्तर में गांधार और कश्मीर, गांधार और कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र, ये आ गया कहाँ, सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र, और दक्षिण में कर्नाटक, यहाँ तक इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया। कलिंग मतलब कहाँ, उड़ीसा आ गए हम लोग। कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन करने का निर्णय लिया। साम्राज्य का प्रशासन।
अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था। गंगा नदी के तट से ऐसे होते हुए पूरा गांधार, क्या क्या हमने पढ़ा था कि गांधार, और नीचे कश्मीर, कश्मीर के बाद इधर गुजरात और फिर कर्नाटक, कितना बड़ा हिस्सा था। और इधर उन्होंने आके ऐसे कलिंग को भी, कर्नाटक से ऐसे कलिंग को भी जीत लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य था उनका भारत में। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी, अमात्य और मंत्री थे। अनेक उच्च पदाधिकारी कौन थे? अमात्य और मंत्री थे। पुरोहित धार्मिक कार्य में राजा को सहयोग देते थे। पुरोहित का काम था क्या? धार्मिक कार्य में राजा का सहयोग देना। और राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। खजाने की देखरेख का काम किस पे था? कोषाध्यक्ष पे था। ये सारे वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कोषाध्यक्ष हो गया, ये पुरोहित हो गया, ये किस काम के लिए थे? और अमात्य कौन थे? ये किस काम के लिए थे? अब लिख लीजिएगा, एक तरफ हेडिंग दीजिएगा अशोक का साम्राज्य प्रशासक, और एक तरफ लिखिएगा पुरोहित, उसके आगे लिखिएगा धार्मिक कार्य में सहायता करने के लिए, और अमात्य सबसे उच्च पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष खजाने की देखरेख, और समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था। इनका काम क्या था? समाहर्ता और राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था। इनका काम कर इकट्ठा करना था। तो ये सारे के सारे लाइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। आप लिख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर भू राजस्व था। आय का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व से, मतलब क्या कहते हैं, जमीन से, खेती पे जो, कृषि पे जो कर मिलता था उनका ये मुख्य स्रोत था। यह कुल उत्पादन का 1/6 या 1/4 भाग होता था। मैंने क्या पढ़ा है वैदिक काल में कि उस टाइम भी 1/6 भाग ही क्या कहते हैं, फसल का 1/6 भाग ही वो लोग लेते थे। और ये भी 1/6 या 1/4 भाग लेता है फसल पे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। संदेश वाहक का काम था क्या? एक जगह से दूसरे जगह घूमना, और राजा के जो जासूस थे उस पे भी ध्यान रखना। जासूस तो ध्यान रखता ही है सब भी काम पे, लेकिन जासूस पे ध्यान रखने वाला कौन था? संदेशवाहक। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इसमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे? मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। अशोक राजधानी में पाटलिपुत्र में रहता था और वहीं से सभी जगह पे शासन करता था। इन नगरों और उसके आसपास के इलाके की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहते थे, जिन्हें क्या, ग्रामीण, गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। ग्रामीण के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक रात में अधिकारियों का एक दल होता था। राज होगा, रात ली गलत है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। प्रत्येक गांव में होगा ये। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था। प्रत्येक गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। तो ये क्या, अधिकारियों का एक दल होता था और उसका काम क्या था? लोगों की
और पशुओं का लेखा जोखा रखना और कर वसूल कर बड़े अधिकारी तक पहुंचाना। नगर के प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। 6 समितियां थी और उसके अधीन अलग अलग विभाग था। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था, न्याय करने वाला जो सबसे ऊपर था, वो सम्राट था। उसका ही जो फैसला होगा वही मान्य होगा। नगरों का गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, यहाँ ऊपर होगा, नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में अपील करने का नियम था। अगर नीचे के न्यायालय जो फैसला दिया है, अगर वो फैसला, वो निर्णय कहीं, उस निर्णय में कहीं त्रुटि है, तो ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जिसका नियम अभी भी है। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसले में दंड देने में उदारता बरते। सम्राट ये चाहते थे कि जहां तक संभव हो सके न्यायाधीश जो दंड दे उसमें उदारता बरते, मतलब ज्यादा हार्ड एंड फास्ट, ज्यादा कड़ा दंड न दे। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियां भी उपलब्ध कराई जाती थी। अशोक ने गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई और पशुओं और मनुष्य सभी के लिए चिकित्सालय भी बनवाया। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए, जहां यात्रियों की सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। ये सब तो अभी भी लागू है, ये सब अभी भी सरकार द्वारा किया जाता है। अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजा हित के कार्य की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें तो अभी मैंने बताया कि कैसे आज भी ये सब जो व्यवस्था है वो आज भी लागू है। आज भी सरकार सड़क के किनारे पेड़ लगवाती है और प्याऊ वगैरह बनवाती है। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है, वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ। तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। पहले उसका नाम कलिंग था। घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्रियां बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए। उसने संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए, जिसे अभिलेख कहते हैं, शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनका एक अंश। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी एक अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय है। अशोक अपने अभिलेखों में खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीत, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कलिंग युद्ध को जीता, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आजाद जनपद हराया जाता है, वहां लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहां रहने वाले ब्राह्मण भिक्षुक मारे जाते हैं। तो राजा बनने के कितने साल के बाद कलिंग में उसने युद्ध किया? 8 साल बाद। और ये संदेश उसने खुदवाया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो भी वहाँ के निवासी होते हैं उनको बंदी बनाकर जनपद से निकाल दिया जाता है। ब्राह्मण
भिक्षु मारे जाते हैं। इसलिए उसका जो था वो हृदय पिघल जाता है और वो युद्ध छोड़ के और लोगों की भलाई करने लगता है। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रता पूर्वक बर्ताव करते हैं, वो भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। तो ये पूरा जो है पत्थर पे उसने खुदवाया था और ये कहाँ पे हमें मिला है? चंदन पीर नामक पहाड़ी पे मिला है। ठीक है, रोहतास जिले में। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरे को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचे। वो इसलिए खुदवाया ताकि उसके जो भी आगे जो भी होंगे, जो भी वंशज होंगे वो युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए उसने ये शिलालेख पे खुदवाया था। अशोक का धम यानी धर्म। अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें नहीं थी। अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्वक और सदाचारी बना सकते थे। अशोक के धर्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित था। वह महात्मा बुद्ध के उपदेश से प्रभावित थे। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यानी कि संस्कृत का शब्द धर्म को प्राकृत रूप में हम लोग धम्म बोलते हैं। धम्म, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक के कुछ संदेश का हिंदी अनुवाद। ब्रावो होगा, प्रो, भावो नहीं होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ भाप्रो अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म के मानने वाला था। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। ये सब कहाँ से मिला है? भाब्रू अभिलेख से। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़कियों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती है। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इससे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिससे ज्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वे हैं गुलामों और मजदूरों को नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि।
ये जो संस्कार है इससे ज़्यादा फल मिलता है, उनका ये कहना था। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना, अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों ही गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बुराई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। ये बात अशोक द्वारा कही गई है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई अपने धर्म की बुराई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये अशोक द्वारा शिलालेख पे खुदवाया गया था। इसीलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। अशोक के इन 3 संदेशों में आप किसे ज्यादा प्रभावित हुए? ये पूछना। अशोक ने अपने अधिकारियों अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक ने लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। बराबर जहानाबाद के जो बराबर की गुफाएं हैं वो आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए आवास के लिए बनाया गया था। उनकी राजाज्ञाएं विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजाज्ञा ब्राह्मी लिपि में है। अधिकांश जो है वो ब्राह्मी लिपि में है राजाज्ञा। और उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। सबसे ज्यादा उस समय ब्राह्मी लिपि का ही प्रचलन था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सबसे पहले अशोक के लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को, ये तो काम का नहीं है। अशोक ने अपने संदेश को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ? श्रीलंका भेजा था। और कहाँ? बर्मा, यूनान और मिस्र में भी उसने कुछ अधिकारियों को भेजा था। अशोक की राजाज्ञाएं चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभ पर भी खोदी गई। स्तंभों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ये अशोक का शेर वाला स्तंभ है। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष के शीर्ष पर सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है। चित्र में चौथा सिंह दिखाई नहीं देता है, लेकिन सिर 4 है। एक पीछे की तरह जो 3 हम देख पाते हैं और एक उसके पीछे है, जिसके मध्य में एक 24 तीलियों की युक्त चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते हुए घोड़े, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची उभार आकृति युक्त अलंकृत है। तो क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे?
4 शीर्ष हैं। चार शीर्ष है, घोड़े, सांड, सिंह की उभार युक्त अलंकृत आकृति और इसके शीर्ष पर एक हाथी है। 24 तिल्लियों का पहिया बना हुआ है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है, जिसके मध्य में एक 24 तिल्लियों युक्त चक्र पहिया है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची उभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। बीच में क्या है, चक्र बना हुआ है और एक तरफ हाथी बना हुआ है, एक तरफ दौड़ता हुआ घोड़ा बना हुआ है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते, चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते और देवनागरी लिपि में ये अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में राधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लड़िया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। यहाँ से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं अरेराज नामक स्थान पर। बिहार में रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये जो है ये अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली, उसके धर्म की निश्चित तथ्यों को जाना और समझा। तो हमने क्या क्या देखा है कि अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध किया था। उसके बाद धर्म उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या करता है, युद्ध करना छोड़ के लोगों की भलाई में जुड़ जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद कई शिलालेख लिखवाता है, जैसे आगे की जो उसके वंशज होंगे वो युद्ध नहीं करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। उसके कई शिलालेख हमें बिहार के विभिन्न जगहों से मिले हैं। और एक उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री को संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को क्या श्रीलंका भेजा था और कई अधिकारियों को मिस्र, चीन, ये सब जगहों पे भेजा था। तो हमें क्वेश्चन आंसर देखना है का। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, काशी का, वैशाली का, कलिंग का या मगध का। तो सम्राट अशोक शासक था मगध का, इसका आंसर मगध हो जाएगा। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया, तो महात्मा बुद्ध के। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी कौन था, तो ये अमात्य था। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सही से, एक मिनट में लिख देती हूँ। हाँ, अमात्य, तो अमात्य था। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया, तो कलिंग युद्ध को जीतने के बाद। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैप्टर वाइज आप पढ़ने के लिए मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।